नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम में महज कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में आप सभी के लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। इसमें हम लोग मई, जून और जुलाई 2022 कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कराया गया है। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग अगस्त महीने का कंप्लीट करेंट अफेयर्स देखेंगे। ये हम लोग दृष्टि आईएएस के यूपी स्पेशल मैगजीन से कवर कर रहे हैं। मई, जून और जुलाई महीने के करेंट अफेयर्स के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग इसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूपी पीसीएस 2023 का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसे भी आप जाकर देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आइए देखते हैं क्या खास है आज के इस मैगजीन में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार सम्मान घोषित। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राजनयिक मिशनों में शामिल होगा उत्तर प्रदेश। GIS 23 में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर बना सिंगापुर। मेरठ की रूपल चौधरी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में जीता कांस्य पदक। जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने जीता कांस्य पदक। ITI को अपग्रेड करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। दीनापुर में बनेगी पानी की जांच की लैब। उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चयनित। 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को दी मंजूरी। लखनऊ में शुरू होगी देश की पहली नाइट सफारी। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर। देवरिया के खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित। काशी की तरफ प्रयाग में भी चलेंगे क्रूज। संगम पर बनेगा हेलीपोर्ट। यमुना किनारे बनेंगे हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला, NCRB रिपोर्ट। आज का पहला मुद्दा देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार सम्मान घोषित। चर्चा में क्यों है? 2 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के सम्मान और पुरस्कार की घोषणा की गई। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से विद्वानों के नाम का चयन किया गया। प्रमुख बिंदु है, संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। भारत भारती सम्मान के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि 8 लाख रुपए है। सामान्य सूची में सम्मान सूची में लखनऊ से डॉक्टर OP मिश्रा व हृदय नारायण दीक्षित समेत 18 साहित्यकारों के नाम शामिल हैं। संस्थान की ओर से 5 लाख रुपए की राशि वाले सम्मान की श्रेणी में लोहिया साहित्य सम्मान देहरादून के बुद्धिनाथ मिश्र को, गुरुग्राम हरियाणा से डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को हिंदी गौरव सम्मान, नंदुरबार में डॉक्टर विश्वास किसान पाटिल को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर रामशरण गौड़ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, लखनऊ के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा को अवंती बाई साहित्य सम्मान, लखनऊ के हृदय नारायण दीक्षित को अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान के लिए चुना गया है। संस्थान की ओर से साहित्य भूषण सम्मान के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला मुद्दा है, राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राजनयिक मिशनों में शामिल होगा उत्तर प्रदेश। चर्चा में क्यों है? 3 अगस्त 2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में
भारतीय राजनयिक मिशन में शामिल होगा। प्रमुख बिंदु है, अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि यूपीओ ने अगले 5 साल में राज्य से निर्यात को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर आदि में भारतीय दूतावास राज्य के प्रमुख वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत पारंपरिक हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों को बढ़ावा देंगे। भारतीय राजनयिक मिशन दुनिया भर के प्रमुख निर्यात स्थलों में राज्य के पारंपरिक उत्पादों को बहुत जरूरी कर्षण और दृश्यता प्रदान करेंगे। महामारी की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश का माल निर्यात 2020-21 में 7 लाख करोड़ रुपए से 30% बढ़ाकर 2021-22 में 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिसमें से ओडीओपी टोकरी ने 72% का योगदान दिया। अगला मुद्दा है GIS 23 में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर बना सिंगापुर। चर्चा में क्यों है? 3 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जनवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश बन गया है। प्रमुख बिंदु है, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपने देश के गठबंधन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जनवरी में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए सिंगापुर पहला भागीदार देश बन गया है। राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियों ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसमें से अधिकांश निवेश राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में है। हाल ही में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में सिंगापुर की कंपनियों ने 1100 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। अगला मुद्दा है, मेरठ की रूपल चौधरी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में जीता कांस्य पदक। चर्चा में क्यों है? 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 51.85 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता। प्रमुख बिंदु है, इसके साथ ही 17 वर्षीय रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इससे पहले 2 अगस्त को रूपल ने 4 गुणा 400 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया था। भारतीय टीम ने 3 मिनट 17.76 सेकेंड का समय लेकर एशियाई जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय टीम अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 51.50 सेकेंड के साथ ग्रेट ब्रिटेन की येमी मेरी ने स्वर्ण पदक, जबकि 51.71 सेकेंड के साथ केन्या की दामारिश मुतुगुआ ने रजत पदक जीता। अगला मुद्दा है, जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने जीता कांस्य पदक। चर्चा में क्यों है? 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रमुख बिंदु है, अन्नू रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की केल्से ली बार्बर ने 43 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन मैकेंजी लिटिल ने 64.27 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता।
जेवलिन क्वीन के नाम से मशहूर अनु रानी कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स की जेवलिन इवेंट में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई हैं। अगला मुद्दा है, आईटीआई को अपग्रेड करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, चर्चा में क्यों है। 8 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के अपने निर्णय की घोषणा की है, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रमुख बिंदु है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिए एक निजी संगठन के साथ समझौता करेगी। राज्य सरकार ने पहले चरण में उन्नयन के लिए 50 आईटीआई का चयन किया गया है, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में छात्रों के रोजगार कौशल में सुधार के लिए केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में 2 कॉलेज और राज्य भर के 150 कॉलेजों का चयन किया गया है। अगला मुद्दा है, पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पानी के सैंपल की जांच में पीछे छोड़ दिया है। अगला मुद्दा है, दीनापुर में बनेगी पानी की जांच की लैब, चर्चा में क्यों है। 11 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के दीनापुर एसटीपी के यांत्रिक शाखा में पानी की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाने हेतु डेनमार्क के 7 सदस्यीय दल ने दीनापुर एसटीपी का निरीक्षण किया व जल निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रमुख बिंदु है कि नार्डिक कॉरपोरेशन डेनमार्क के डेवलपमेंट मिनिस्टर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल ने दीनापुर एसटीपी में बने 140 एमएलडी प्लांट को देखा तथा वाराणसी के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में जानकारी ली। जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 412 एमएलडी की क्षमता से सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। यह योजना 2030 तक के लिए है। नमामि गंगे के डीजी ने बताया कि डेनमार्क के लोग नई तकनीक से प्रयोगशाला बनाएंगे। इसमें सीवेज व पेयजल दोनों की जांच होगी। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री पद के लिए चयनित, चर्चा में क्यों है। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। प्रमुख बिंदु है, गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए घोषित 151 पुलिसकर्मियों की सूची में 28 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस सूची में सीबीआई के 15, एनआईए के 5, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के 10-10, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल पुलिस के 8-8 कर्मी और शेष अन्य राज्यों के हैं। अगला मुद्दा है, 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति, चर्चा में क्यों है। 14 अगस्त 2022 को एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सेक्टरवार रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु है, इसके तहत प्रदेश में आयात होने वाले 95 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इनका उत्पादन प्रदेश में ही करने की योजना बनाई गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एमएसएमई विभाग को प्रदेश में आयात होने वाले उत्पादों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को दी मंजूरी, चर्चा में क्यों है। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी। इसके तहत
अब विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जल शुल्क देना होगा। प्रमुख बिंदु है, गौरतलब है कि पहले ये जल शुल्क लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वहाँ के लोगों को भी इसका भुगतान करना होगा। नियमावली के मुताबिक लेआउट प्लान के मामलों में जल शुल्क भूमि के कुछ क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाएगा। बहुमंजिला भवन निर्माण पर सभी तलों व बेसमेंट को शामिल करते हुए कुल क्षेत्रफल के आधार पर इसे वसूला जाएगा। अगला मुद्दा है, लखनऊ में शुरू होगी देश की पहली नाइट सफारी, चर्चा में क्यों है। 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रमुख बिंदु है, इस बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। यह नाइट सफारी बिल्कुल सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होगी, जहां टाइगर, तेंदुआ और भालू के लिए अलग अलग सफारी बनाई जाएगी। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, चर्चा में क्यों है। 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के वन अभयारण्यों के बाहर अनुमेय क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं के विकास एवं प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रमुख बिंदु है, इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इस बोर्ड में 10 विभागों पर्यटन, वन, आयुष, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन को शामिल किया गया है। अगला मुद्दा है, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, चर्चा में क्यों है। 23 अगस्त 2022 को मथुरा जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मथुरा जिला प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला दर्शन के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव बनाया है। प्रमुख बिंदु है, वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का स्वरूप बदल जाएगा। कॉरिडोर बनने से संकरी गलियों से श्रद्धालुओं को मुक्ति मिलेगी, साथ ही जन सुविधाएं भी मुहैया हो सकेगी। नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को वृंदावन के लिए आधार बनाया जा रहा है। अगला मुद्दा है कि देवरिया के खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित, चर्चा में क्यों है। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश के खुर्शीद अहमद का भी नाम शामिल है। प्रमुख बिंदु है, खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया जाएगा। वह देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक हैं। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों में अकेले इनका चयन हुआ है। अगला मुद्दा है, काशी की तरफ प्रयाग में भी चलेंगे क्रूज संगम पर बनेगा हेलीपोर्ट, चर्चा में क्यों है। 25 अगस्त 2022 को प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और प्रयागराज मंडल के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के पूर्व ही वाराणसी की तर्ज पर यहाँ भी क्रूज की सेवाएं और जल मार्ग से यातायात का परिवहन शुरू होगा। अगला मुद्दा है, यमुना किनारे बनेंगे हाइब्रिड एनयूटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चर्चा में क्यों है।
हाल ही में यमुना नदी में गिर रहे बड़े नालों के कारण बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रमुख बिंदु है 583 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जो यमुना में गिर रहे 6 MLD सीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। अगला मुद्दा है 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला, एनसीआरबी रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के 2021 के क्राइम के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है। प्रमुख बिंदु है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामलों में महाराष्ट्र में 100, झारखंड में 77, बिहार में 51, हरियाणा में 40 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस मामले में राजस्थान 5वें नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में राज्य में पहले से काफ़ी कमी आई है। देश की तुलना में साइबर क्राइम की घटनाओं में भी प्रदेश में कमी देखने को मिल रही है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण MCQ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश बन गया। दूसरा है, सिंगापुर की कंपनियों ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ की रहने वाली रूपल चौधरी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ऑस्ट्रेलिया की केल्से ली बर्बर ने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा है, इसमें मेरठ के महिला भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने कांस्य पदक जीता। तीसरा है, अनु रानी यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी। अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में कितने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी भी शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवरिया। थैंक यू वेरी मच।